Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 14th October, so let's get started. And a timely reminder to you that please be serious with your preparation now because ये जो नवंबर दिसंबर का आपका मंथ है यही टाइम है जब आप अपने वीक पोर्शन पे वर्क कर सकते हैं। जनवरी से यू विल बी कॉन्स्टेंटली ओवरबर्डन विद द प्रीलिम्स मटेरियल जो मार्केट में आएगा ट्रक भर के। ऑलराइट, इसलिए मैंने अपने जो एफर्ट्स हैं हमारी रिवीजन मॉड्यूल में स्पेशली इन एनवायरनमेंट सेक्शन एंड साइंस एंड टेक, ठीक है, इसको हम और तेज कर रहे हैं। अभी तक हम एनवायरनमेंट में 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं बिकॉज प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे अगर 14 to 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50% आते हैं फैक्चुअल। ओके, और वो जनरली लिए जाते हैं न्यूज़पेपर के इन बिटवीन द लाइन से। सो वो चीज़ आपको रेडीमेड मैगजीन्स में नहीं मिलती है बट कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के बीच से ही पिक की जाती है। तो चलिए, वो तो हो गई प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज की बात। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीजें अब आएंगी जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आई विल कीप ऑन हाईलाइटिंग यू। ओके, और इसके अलावा मैं इन पे सभी पे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सो ये टाइमली जैसे बॉडीज पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, इस पे मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया हुआ है पहले, और उसको आप वहां से रिवाइज कीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह की बॉडीज पूछी जाएंगी जैसे नेशनल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, राइट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सब आज के न्यूज़पेपर में है। और इन सब पे मैंने आपको पहले से शॉर्ट नोट इसलिए दिया था बिकॉज प्रीलिम्स के टाइम में इन चीजों से आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो शायद पहले नहीं जुड़े थे, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहें और ये जो इस तरह की बॉडीज जो न्यूज में आती हैं इनके शॉर्ट नोट्स अपने पास ऑलरेडी प्रिपेयर रखें, ठीक है, इन्हें लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना। Okay, next is Israeli tanks ram the gate of UN peacekeeping mission in Lebanon. Now UN peacekeeping के अंडर में around 10,000 peacekeepers from 50 countries ये वर्क कर रहे हैं यूएन के अंडर में एज अ पीसकीपिंग मिशन एंड इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद 903 सोल्जर्स। हालांकि हमारी कोई भी इंडियन बटालियन यहाँ पे रामिया यानी कि लेबनान में प्रेजेंट नहीं है। ओके, बट कल यहाँ पर एक रेजोल्यूशन आया था जिसे इसराइल ने बिल्कुल से डिसएग्री कर दिया कि हम यूएन के किसी भी मिशन को एक्सेस नहीं देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इनका ह्यूमैनिटेरियन प्लान भी चलता है मिशन, तो उसी का जो ये मेन गेट था उसको भी यहाँ पे इजरायली टैंक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। Okay, so this was the United Nation interim force in Lebanon. That means Israel is not even listening to United Nations as of now. उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। The only thing is कि आजकल इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को कोई नहीं मान रहा है। यूएस कभी मानता नहीं था, चाइना ने मानना बंद कर दिया एंड इसराइल भी नहीं मान रहा है। इसलिए मैंने आपके साथ जब रिफॉर्म्स की बात की थी, रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, उसमें मैंने बात की थी एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो केस बनता है इंडिया के फेवर में, दैट इंडिया अबाइड बाय द रूल बेस्ड ऑर्डर। ओके, इसी यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जिस बेसिस पर हम क्लेम करते हैं दैट हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए, हमें यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। एनीवे, यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के बारे में इस पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में सेशन किया हुआ है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम कौन कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग दिस आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, मैंने जब लेक्चर बताया था तब मैंने काफी ऐसी बातें बताई थी जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में तैयार करना है वो अपनी जगह है, बट प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया है। ओके, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सी आई रियली एक्सपेक्ट कि हम मेंस की जितने भी सेशन कर रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट बना के चलें, बिकॉज आप इस इल्यूजन में मत रहिए कि हाँ ठीक है पीडीएफ से पढ़ लेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने विद प्रूफ आपको दिखाएं कि हमारे जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें से शॉर्ट शॉर्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आए। ठीक है, मैंने ऐसे 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखाए। ठीक है, वो चीज आपको तभी हेल्प करेगी व्हेन यू मेक योर ओन रेडीमेड नोट्स प्लस मल्टीपल टाइम्स रिविजन। आज न्यूज़पेपर में काफी कुछ काम का है। नो, इसे अगेन हम उसी तरीके से कहेंगे कि आखिर अगर हम क्रिमिनल्स को, इफ यू कीप ऑन गारलैंडिंग द क्रिमिनल्स, जैसे एक केस क्या आया था, ये दोनों केस आप अपने एथिक्स में यूज करोगे। एक केस था बिल्किस बानो का, जहां पर जब वो रेपिस्ट एंड मर्डरर्स फ्री होकर आए थे अपनी सजा काटकर, तो उनको गारलैंड किया गया बाय दी बीजेपी एमएलए। सेम केस इज हियर, दैट ग्रैंड वेलकम फॉर गौरी लंकेश मर्डर अक्यूज्ड इन देयर होम टाउन। यहाँ पे एक गौरी लंकेश, शी वाज अ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। ओके, तो उनको जब मारा गया था तो ये जो मर्डर अक्यूज थे आज जब ये फ्री होकर आए तो इनको ग्रैंड वेलकम दिया गया इनके होम टाउन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इन द नेम ऑफ हिंदुत्व और ऑल दोस थिंग्स,
ओके, वी आर एक्चुअली गारलैंडिंग दिस क्रिमिनल्स। ये तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी डेंजर में है। नेक्स्ट इज एनजीओज शुड बी रोप्ड इन टू डील विद बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इन संथाल परगना। अब संथाल परगना, आज मैंने आपके साथ जब प्रीलिम्स रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गया, हमने हिस्ट्री के मॉड्यूल लॉन्च कर दिए बिकॉज बच्चों का कहना था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से कम आ रहे हैं एंड इधर उधर से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लियाकत एंड देसाई देसाई पैक्ट, उसके बारे में, क्योंकि वो भी न्यूज़पेपर में रहा था कुछ दिन पहले, और उसी के साथ मैंने आपके साथ संथाल रेबिलियन की बात की थी। नो, डोंट थिंक ये संथाल जो पीपल थी यहीं के रहने वाले थे, नो, दे वर एक्चुअली द पीपल फ्रॉम बंगाल। वहां से इनको ब्रिटिशर्स ने रीलोकेट किया था झारखंड के अराउंड के एरिया में, क्योंकि वो चाहते थे कि और ज्यादा फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया जाए और ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए। तो संथाल्स को वहां पे लोकेट किया गया, बट रेवेन्यू की जो भूख थी ब्रिटिशर्स की, उसके साथ साथ और चीजें आई, दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, मनी लैंडर्स, पुलिस, जुडिशरी, और उसने कहीं ना कहीं इनको एनकरेज किया संथाल्स को दैट वी नीड टू रेज सम सॉर्ट ऑफ रेबिलियन। एंड संथाल रेबिलियन में याद रखिएगा कि सिर्फ अकेली संथाल ट्राइब ही शामिल नहीं थी, इसमें ओवरऑल 27 ट्राइब्स शामिल थी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है हो। ओके, और यहाँ पे संथाल के सिर्फ 2 ब्रदर नहीं, ये 4 ब्रदर हुआ करते थे और साथ में 2 बहनें भी थी, एंड दे ऑल डाइड इन दिस रेबिलियन। ये सब मैंने आज प्रीलिम्स की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने आपके साथ इस संथाल रेबिलियन में वो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो न्यूज आर्टिकल में लिखे गए थे, रादर देन ये शायद आपके स्पेक्ट्रम में आपको नहीं मिलेंगे। बट इसी तरह के पॉइंट्स जब एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इजी टॉपिक के भी क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का कहना है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन एक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज क्रिएट कर रहे हैं इन झारखंड एज वेल। नाउ यू नो झारखंड में भी इलेक्शन होने हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ब्लेम गेम चल रहा है। फर्स्ट थिंग इज, बीजेपी का कहना है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, इलीगल माइग्रेंट्स को पैट्रोनाइज कर रही है। ठीक है, इनफैक्ट दे हैव बिकम द मिडिल मैन, बाहर से आए हुए इंसान मिडिल मैन बन गए हैं, और जो ट्राइब्स है उन्हीं को गवर्नमेंट की सर्विस एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो है झारखंड की, उसका कहना है कि ये वेस्ट बंगाल साइड से आते हैं और वहां पे जो बॉर्डर लगी हुई है बांग्लादेश के साथ, ये तो बीएसएफ का डोमेन है, तो ये तो सेंटर का फेलियर है अगर ये लोग झारखंड तक रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो देर इज अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन, और इलेक्शन का टाइम है तो ऑब्वियसली ब्लेम गेम और ज्यादा चलेंगे। अब यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये आपको अपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आपकी लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है और मैंने पहले इस पे नोट्स भी दिए हुए हैं। इनकी रिपोर्ट का कहना है देयर इज डेमोग्राफिक चेंज गोइंग ऑन इन संथाल परगना रीजन ऑफ झारखंड, एंड इट रिकमेंडेड दैट रोपिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज एनजीओस एंड अदर थिंग्स, टू डील विद द एरिश प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इनटू द स्टेट। क्योंकि एनजीओ जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, राइट, सो दे आर इन बेटर पोजिशन टू लुक आउट कि आखिर इस लोकेलिटी में रहने वाले कौन से लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं या बांग्लादेशीज हैं या इस तरह की चीजें। क्योंकि ऑफिशियली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एन्यूमरेट द नंबर ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बिकॉज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर इनकेपेबल ऑफ कैप्चरिंग दिस। फ्रॉम द लैक ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स पेनिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल मैन बन चुके हैं बांग्लादेशी आके, और ये ट्राइबल्स तक उनकी वेलफेयर स्कीम्स को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। लोकल लैंड डिस्प्यूट हो रहा है लोगों के साथ, जैसे यहाँ पे ट्राइबल्स का जो क्रिमेशन प्लेस हुआ करता था, जिसको ये लोग अपना सैक्रेड लैंड कहते थे, जोहर स्थान, उस जोहर स्थान को मुस्लिम्स ने कन्वर्ट कर दिया इनटू मुस्लिम सिमेट्रीज। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग इज कि इसी के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड भी दिया इन्हें। ओके, सो ये जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है या गर्ल्स मिसिंग हो रही है, साइबर क्राइम हो रही है, इन सभी के लिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने ब्लेम किया है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि इस वक्त हमारी जितनी भी ये बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये कितना अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो। ठीक है, जहां भी बीजेपी इन्वॉल्व होती है वहां पर ये हमेशा इस तरह की चीजें करते हैं। बंगाल में कुछ होता है, दिल्ली में कुछ होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चढ़ बैठता है, यूपी में कुछ होता है तो शांत हो जाता है। बट एनीवे, जो न्यूज है हमें वो डिस्कस नहीं। यहाँ पे संथाल्स अपने सैक्रेड लैंड को कहते हैं जोहर स्थान, इसे कन्वर्ट किया गया इनटू मुस्लिम किमेट्रीज। The report claims that Bangladeshi Muslims, they are acting as a middleman to prevent Adivasis from accessing benefits of government scheme. Now इसे आप अपने एग्जाम में किस तरीके से यूज करेंगे?
पहली बात है कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, सोशल टेंशन क्रिएट होना शुरू होगी, राइट। और ज्यादा सोसाइटी का पोलराइजेशन होगा, स्पेशली इन द इलेक्शन ईयर, राइट। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे और डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, राइट। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स वगैरह चलती हैं उनको ट्राइबल्स तक रीच करने में और ज्यादा दिक्कत आएंगी। ओके, सो दीज आर सम सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस जो कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से आते हैं सोसाइटी में। क्लियर? तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप अपने आंसर्स को एनरिच करने में यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी एक और बॉडी आई है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राइट। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ये सब, सो उस बॉडी में नहीं जाऊंगा मैं। बट इसने क्या कहा है कि मदरसा, okay, इसने मदरसा के अगेंस्ट काफी बातें कही हैं कि ये एक तो मॉडर्न एजुकेशन नहीं देते हैं, ये इस तरह का एजुकेशन दे रहे हैं जो इनको लाइफ में कोई भी एक अच्छी जॉब फैच नहीं कर पाएगा, दैट इज वन थिंग। दूसरा कि इन पे आरटी लागू नहीं होता, दैट इज राइट टू एजुकेशन। तो आपका जो भी कुरिकुला होता है गवर्नमेंट की तरफ से रेकमेंड किया जाता है उसे ये लोग फॉलो नहीं करते। टीचर्स को लेके जो रेगुलेशंस होते हैं वो भी ये लोग फॉलो नहीं करते। एंड थर्ड, इसको काउंटर करने के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका कहना है कि देखिए हमारे मदरसा जो है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो यहां पर मेंशन किए गए हैं। मदरसा वर डिनाइंग द चिल्ड्रन द बेसिक एजुकेशन गारंटीड अंडर राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये अपना ही करिकुलम, अपनी ही बुक्स, अपना ही टाइप का सिलेबस लेकर चलते हैं। इनकी जो टीचिंग की रिक्रूटमेंट है टीचर्स की वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, उस पर भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए टीचर्स के, क्या रेशियो होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का, वो सब आरटीई के दायरे में ये लोग नहीं आते। Next is the religious institutions such as madrasa operating outside the purview of RT Act had a negative impact. They deprived the students of quality education, but this is equally true for government schools also. ठीक है, हमने देखा कितना क्वालिटी एजुकेशन है। गुजरात में 150 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में 10th बोर्ड में 0% रिजल्ट आया। It also demanded that the states stop offering aid to madrasa and sought their closure. अब ये बहुत ही फार फेच बातें कर दी है यहाँ पर इस कमीशन ने। बिकॉज अगर हम बात करें कि एड देना बंद कीजिए मदरसा को, तो कल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस क्या किया है कि मदरसा में जो टीचर है उनकी सैलरी को उन्होंने 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, राइट। अगेन वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। सेकंड इज इट ऑल्सो सॉट देयर क्लोजर। नो, अगर आप यहाँ पे मदरसा की क्लोजर की बात कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्टिंग दी फंडामेंटल राइट्स 29 एंड 30, राइट। सो एज यूजुअल दूसरी पार्टीज इसको यही कहेंगे ये कम्युनल एजेंडा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। मदरसा आर एक्चुअली दी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। दे आर नेवर द सेंटर ऑफ एंटी नेशनल आइडियोलॉजी, जो उनके काउंटर पॉइंट्स हैं। इट वायलेट्स आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की। तो यहाँ से 2-4 पॉइंट आप इसके लिए पिक कर सकते हो। Now this is with respect to India, China and New Delhi's Quad Dilemma. अब क्वाड पे आपको पूरा सेशन दिया गया अंडर मेंस 450 प्लस। उसी के साथ इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिसेंट जो समिट हुआ था यूएसए में, वहां पर क्या न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, करीब 4 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, ठीक है। तो वो हमने वहां पे कवर कर दिया था क्वाड के मेंस 450 प्लस सेशन में। अब यहाँ पर ये है हमारे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ए फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल। जनरली इनके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है चाइना, इंडिया और न्यू दिल्ली के क्वाड डिलेमा की, क्योंकि चाइना ये मान के चलता है कि ये पूरा क्वाड जो है या आकुश टाइप की चीजें ये सब चाइना को कंटेन करने के लिए बनाई गई है। बट इंडिया के रिस्पेक्ट में मैंने क्वाड के लेक्चर में आपसे क्या कहा था, इंडिया को जरूरत है यहाँ पे एक एजेंडा सेटर की तरह काम करने की। यानी कि ये ना हो कि यूएसए एजेंडा डिसाइड कर रहा है, हमसे मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। नो, हमने एजेंडा डिसाइड किया, हमने बात की कि यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करना चाहिए, हमें डिजास्टर्स में कॉपरेशन करना चाहिए, हमें मैरीटाइम सर्विलेंस बढ़ाना चाहिए ताकि जिस तरह की एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो रोकी जा सके, बिना चाइना का नाम मेंशन किए हुए। अब चाइना इंडिया के बीच में अभी रिसेंटली क्या क्या नई चीजें हुई है वो याद कीजिए। फर्स्ट इज की एलएसी पे एक विवाद चल रहा है, ओके, काफी टाइम से, खासकर दीपसांग एंड डैमचौक, इन 2 जगहों पर अभी तक कोई फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ओके, सेकंड थिंग इज एलएसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट इज पुश एंड शो स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। अगर आप लोग रेगुलर सुन रहे हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस, ओके, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को कुछ यूनिक बनाएंगे दूसरों से।
सेकेंड थिंग इज एफडीआई के रिस्पेक्ट में इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यहां पर जो भी एफडीआई आएगी वो उसे गुजरना होगा गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो एफडीआई मानी जाएगी, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आ सकती अगर वो चाइना से आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज कि इंडिया ने यहां पर वीजा नॉर्म्स जो थे उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। अब इसकी वजह से लॉस क्या हुआ कि हम लोग काफी ज्यादा अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, कैपिटल मशीनरीज है, इन्हें इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। बट द थिंग इज कि वीजा नॉर्म्स स्ट्रांग होने की वजह से इन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले ट्रेनर्स या फिर इनके मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियंस ये नहीं आ पा रहे हैं इंडिया में, और इस वजह से क्या हो रहा है, ऑल दीज इक्विपमेंट्स आर लेइंग आइडल। दैट मींस एक तरफ से इन्वेस्ट भी कर दिया है बट एट द सेम टाइम प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं जो अभी इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम बने हुए हैं, एलएसी, टाइटनिंग ऑफ एफडीआई अप्रूवल, एंड थर्ड वन इज टाइटनिंग ऑफ वीजा नॉर्म्स। ओके, तो ये तीन लेटेस्ट इश्यू हैं जो इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट इज विल्मिंगटन डेक्लेरेशन जो अभी क्वाड समिट के साथ टाइम पर इशू हुआ। इट इज एम्ड एट कंटेनमेंट ऑफ चाइना अक्रॉस द एंटायर इंडो पैसिफिक। एटलीस्ट चाइना थिंक्स दैट कि ये सब चाइना पर ही एम है। फोर मैरीटाइम डेमोक्रेसीज दैट हैड अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू चेक मेट चाइना, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको क्वाड के रिस्पेक्ट में डिस्कस की है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि हम यूएसए की स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा ना बने, अगर क्योंकि वो तो ओपनली मानता है कि चाइना उसका कॉम्पिटिटर, ठीक है। एट द सेम टाइम हम चाइना को भी ये बता सकें कि आप ही की हरकत ऐसी है कि हमें और ज्यादा उनकी तरफ पुश होना पड़ रहा है, ठीक है, आप पुश कर रहे हो हमें, हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना रिलेशंस टुडे आर नॉट merely stalemate but are also steadily deteriorating। और ये हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि ज्यादा कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है अभी दोनों के, बहुत से फ्रिक्शन पॉइंट है स्पेशली इन दीपसंग प्लेन एंड डैमचौक। देयर हैज बीन नो ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशन रिगार्डिंग द डिसएंगेजमेंट। एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिकली हम लोग इंगेज कर रहे हैं वो ठीक है, बट मिलिट्रीली क्या कर रहे हैं हम लोग, साथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। Yeah, militarily, we are augmenting our fighting capabilities. We are inducting new long-range firearms and heavy artillery and begin to deploy howitzer, ठीक है, मिसाइल्स, रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स एंड रॉकेट सिस्टम एंड लॉइटरिंग munitions. चाइना ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट फॉर इट्स। देखिए चाइना के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे ना तो उसने कभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं की है, उसने अपनी हिस्ट्री में कभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ी है। अगर आप चाइना का रेवोल्यूशन देखेंगे तो उस टाइम जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी उसने लड़ाई की थी सिर्फ केएमटी के अगेंस्ट, ठीक है, केएमटी को इन्होंने मार के भगा दिया ताइवान में, वो वहां चले गए और इन्होंने कैप्चर कर लिया मेनलैंड चाइना। ये इनकी आपस की एक सिविल वॉर थी जो 1949 में खत्म हो गई। इसके बाद इन्होंने जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई की है वो की है 1951 से 1954 तक कोरियन पेनिनसुला में। एक तरफ था साउथ कोरिया, दूसरी तरफ था नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था चाइना और रशिया, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे जापान एंड यूएसए। फिर यहाँ पे सीज फायर किया गया और जिसमें इंडिया स्पेशली नेहरू जी का एक इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, बस यही एक वॉर है जो चाइना ने फुल फ्लैजेडली कभी लड़ी है, ये वो भी इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के कंधे पर बंदूक रख के। बट ओवरऑल अगर आप इंडिया की 1962 वॉर देखेंगे तो इट वॉज अ टोटली सरप्राइज अटैक, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस एक सरप्राइज अटैक किया गया 1967 में और 1980 के अराउंड, राजीव गांधी गवर्नमेंट के 1982 के अराउंड, ठीक है, दो जगह पर एक छोटी सी बैटल हुई थी आपस में, जेरांगला एरिया में सिक्किम के पास, ठीक है, वहां पर हुई थी और उसमें इंडियन सोल्जर्स ने काफी हैवी कैजुअलिटी इंपोज की थी चाइनीज फोर्सेस पर, ठीक है, जिसपे एक मूवी बनी थी, आई डोंट रिमेम्बर, पल्टन, पल्टन मूवी, ओके, 1967 की बैटल पर ही है वो। तो और गलवान वैली में भी हमने देखा कि इंडिया की जितने जवान शहीद हुए अराउंड 20, उससे 3 टाइम ज्यादा 60 जवान चाइनीज के शहीद हुए थे। ठीक है, तो चाइना को फुल फ्लैजेड वॉर लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडियन आर्मी को है, क्योंकि हमने लड़ी है, 2 बार लड़ी है पाकिस्तान के साथ, फुल फ्लैजेड लड़ी है। ओके, सो चाइना हमेशा डिपेंड करता है कि अगर रिजल्ट उसके फेवर में आना है तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि हम सरप्राइज अटैक करेंगे सामने वाले पर। इसलिए इंडिया अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है कि किसी भी तरह के सरप्राइज अटैक से बचने के लिए। India acquiring new alliance partners from the West, like a Quad Summit. In the short term, it may be expedient not to be seen too aligned with the countries that have openly declared their hostility to China. अब अगर कल को फुल फ्लैजेड वॉर की नौबत आती है तब हमें
क्वाड मेंबर से अलाई होना ठीक है मिलिटरली, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म जब तक कि अभी सिचुएशन उस लेवल पे नहीं पहुंची है, एटलीस्ट वी शुड नॉट बी सीन दैट वी आर अलाइनिंग विद द कंट्रीज सच एज यूएस जापान विच हैव ओपनली डिक्लेयर्ड दैट दे आर होस्टाइल टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, तो अभी तक हम अपने आप को इससे बचा के चल रहे हैं कि इस तरह का इंप्रेशन ना पड़े। नेक्स्ट इज इंडिया ग्रोइंग अलाइनमेंट विद द वेस्ट स्पेसिफिकली विद द यूएस, और यही चाइना का मेन कंसर्न है। इनफैक्ट कि चाइना ने जो प्रेशर बनाया हुआ है इंडिया पे बॉर्डर्स के थ्रू, बनाए इसलिए कि अगर आप यूएसए या वेस्ट की तरफ और ज्यादा टिल्ट होंगे तो हम यहाँ से प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ताकि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एनर्जी है, जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगेज करके रखा जा सके यहाँ पे। बीजिंग व्यूज चाइना इंक्रीजिंग कंसर्न्स ओवर इंडियाज एसोसिएशन विद द क्वाड, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्वाड को क्या कर रहे हैं, उसके एजेंडा को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा चाइना का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि चाइना ये सोचता है क्वाड मेरे अगेंस्ट बना है इसलिए इंडिया इसका एजेंडा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। नो, इससे ज्यादा कंसर्न हमारे लिए होता है रशिया का। रशिया ये ना मान ले कि हम यूएसए के बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, एक मिलिट्री अलाई बन रहे हैं उसके। ठीक है, मैंने आपके साथ एक छोटा सा वीडियो की डिस्कशन किया था, नॉन नाटो स्टेटस ऑन इंडिया, तो वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, उसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस मैंने आपके साथ दोनों डिस्कस किए थे। वी डोंट वांट टू बी ए नॉन नाटो मेंबर फॉर यूएस। ओके, तो हम लोग रशिया को लेकर ज्यादा कंसर्न है जब भी यूएस के करीब जाने की बात होती है रादर देन चाइना। India must take due care not to send out any wrong signals as the consequences of this could be serious। ठीक है, तो हमें उस तरह का सिग्नल देना भी नहीं है कि हम यूएस के इनडायरेक्ट अलाई हैं या इस तरह की बातें। अब ये कुछ लाइंस हैं जो आपके आंसर को बेटर बनाती हैं। दैट एनी इंप्रेशन दैट इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ यूएस बैंडवैगन engaged in checkmating China's ambition is best avoided। हम इस ऐसे किसी भी इंप्रेशन को अवॉइड करके चलें वो बेटर होगा। दिस इज वन पॉइंट यू शुड इंक्लूड इन योर नोट्स। And second is India's future is hardly dependent on checkmating China's ambitions or in aiding any US attempt to prevent this from becoming a reality। ठीक है, we are not concerned कि चाइना वर्ल्ड पावर बन रहा है या वो लीडर बन रहा है या यूएसए के साथ उसका क्या चल रहा है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। सॉरी, मेन हमारा कंसर्न है कि हम अपने खुद की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाए, मीन वाइल कीपिंग आवर बॉर्डर सेफ। ओके, सो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स कुछ काम के थे, सो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दूसरा है इंडिया के ट्रेन एक्सीडेंट्स के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपके साथ रेलवे से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज आज तक बैठी हैं उनके जो जो रिकमेंडेशंस थे वो मैंने डिस्कस किए हैं पुराने सेशन में। सेकंड इज कि इंडिया में रेलवे सेफ्टी के मेजर्स हैं, उसके जो रीजंस हैं वो भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। लोकोमोटिव पायलट्स हैं, उनका कहना है कि हमें 12 घंटे 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। इवन इंजन में टॉयलेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस वजह से भी कुछ रीजन है। दूसरा इज की जो कवच सिस्टम हम लोग लेकर आए थे, एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसको हमने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया नहीं है। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा रेलवे। और थर्ड है कि कहीं ना कहीं टेरर एंगल को भी एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है। कई बार ये माना जा रहा है कि मे बी शायद रेलवे ट्रैक्स को जानबूझकर डैमेज किया जाता है ट्रेन को डिरेल करने के लिए। ठीक है, तो ये 3-4 इशू हैं जो हम अभी तक पहले बात कर चुके हैं। The long-standing delay in improving safety could be symptomatic of shortfalls in multiple areas such as staff। ठीक है, स्टाफ रिक्रूटमेंट हम लोग उतनी नहीं कर रहे हैं और जिनको रिक्रूट किया उनको बहुत ही ओवर टाइम वर्क कराया जा रहा है। और कल मैंने आपको ओवर टाइम की इशू पर ही एक शॉर्ट वीडियो डिस्कस किया था आपके साथ, बिकॉज आई थिंक कि हाँ वो पॉसिबिलिटी है, कल को आपको 10 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्हाट आर द वर्किंग कंडीशन such as locomotive pilots including 12-hour shifts, unhygienic resting facilities and absence of toilets on the engine। अब इसको कंसिडर कीजिए आप एयरलाइन के पायलट से, ठीक है, जैसे एयर इंडिया जब गवर्नमेंट के अंडर में थी, उन पायलट्स की शिफ्ट कितनी अच्छी होती है। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग आवर्स हैं, रुकने के लिए 5 स्टार होटल मिलता है, बेस्ट क्वालिटी सब कुछ बेस्ट मिलता है। बट व्हेन इट कम टू ट्रेन ड्राइवर्स, ठीक है, दैट इज लोकोमोटिव पायलट्स, इन बेचारों का क्या, ठीक है, इनको बहुत ही बुरी कंडीशंस में वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रेलवे का अपना रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गया है स्पेशली कोविड के बाद। बट द रियलिटी इज कि अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई ट्रेन ऐसी होगी जिसमें आपको हद से ज्यादा भीड़ ना दिख रही हो। देन गॉड नोज कि आखिर रेलवे प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही है इतने के बाद भी। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है टीसी। ये बहुत ज्यादा होता है कि लोग टीसी को 100 रुपए 200 500 रुपए दे के ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज वन रीजन रेलवे के लॉस का। और दूसरा रीजन है कि हाँ लोग कहीं ना कहीं इसमें जो ब्रोकर्स हैं, आप टिकट बुक करते हैं,
नहीं हो पाता है, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट में आप जब तक फॉर्म डिटेल्स फिल करते हो, पेमेंट करते हो, तब तक वेटिंग आ जाती है इतने में, ठीक। देखिए ब्रोकर्स के बाद आप कभी भी चले जाइए, आपको टिकट मिल जाएगा कंफर्म। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेलवे का प्रॉफिट गलत हाथों में जा रहा है। नेक्स्ट इज कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर रेलवे की देखें हम, तो वो 98 रुपीज खर्च करता है 100 रुपए कमाने के लिए। प्रॉफिट कितना हुआ? हार्डली 2 रुपीज का। अब इस 2 रुपीज में वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेगा अपनी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, राइट। सो इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखा गया, वाइल इट्स डिपेंडेंस ऑन द बजटरी एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। खुद से अर्निंग नहीं हो पा रही है, बजट में सरकार से ही लेना पड़ रहा है, ओके। और ये जो रिसेंट एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, क्या ये अपने आप हो रहे हैं या जानबूझकर डिरेल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द आर्टिकल ऑन हीट वेव्स। आज मैंने आपके साथ अपने रिवीजन मॉड्यूल एनवायरनमेंट में डिस्कस किया था मैराइन हीट वेव्स, ठीक है। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कभी 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर अगर ऊपर चला जाए फॉर एटलीस्ट 5 डेज, तो उसे हम मैरीटाइम हीट वेव बोलते हैं। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो सी ग्रास पर इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और ज्यादा फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स वगैरह आने लगते हैं हमारे यहाँ, कोरल्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बातें हमने की है। इन्वेसिव प्लांट्स या ओवरऑल इन्वेसिव स्पीशीज, इनकी ग्रोथ भी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं। इसके अलावा मैंने आपको सी ग्रास पे, देन कैल्प फॉरेस्ट, ठीक है, उन पे भी असर पड़ता है इसका। तो ये सारी बातें हमने आज प्रीलिम्स रिविजन सीरीज में की है। ये है मैराइन हीट वेव्स की बात। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल हीट वेव्स की बात, ठीक है। अराउंड 200 लाइव्स वर लॉस्ट टू द हीट वेव्स बट काउंटलेस मोर went unrecorded. Delhi experienced unprecedented over 50 डिग्री टेम्परेचर दिस ईयर, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? दैट मीन्स अगर हम दिल्ली के कोर एरिया को छोड़ दें, तो उसकी जो आउटर एरिया है वहां पे टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम होगा, ठीक है। आप नोएडा साइड चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, टेम्परेचर कम मिलेगा देन दी मेन मेन दिल्ली एरिया, ठीक है। उसके रीजंस क्या होते हैं? उसके कई रीजंस हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन एमिटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एसी वगैरह का ओवर यूज होता है। ऑब्वियसली बात है कि उससे भी जो हॉट एयर रिलीज होती है वो आपके पूरे एनवायरनमेंट का एरिया को और ज्यादा वार्म करती है। दूसरा कि इन अर्बन एरियाज में कंक्रीट, एसफाल्ट या ग्लास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हीट को रिटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बिल्डिंग एंड लैक ऑफ ग्रीन कवर। थोड़ा पेरिफेरी एरियाज में जाएंगे तो ग्रीन कवर मिलेगा, बट मेन एरिया में आ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। बट इनका ये कहना है एडिटोरियल में दैट इस अर्बन हीट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मार्जिनलाइज लोगों पर। मार्जिनलाइज लोग मतलब जैसे डिलीवरी बॉयज, ठीक है। आप घर के कंफर्ट में आपने होम ऑर्डर कर लिया जैप्टो वगैरह से, लेकिन डिलीवरी बॉय जो करने आएगा वो गर्मी में आएगा, राइट, पूरा धूप में। ऑटो ड्राइवर्स वो भी धूप में ही वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो भी उसी में काम कर रहे हैं, विमेन डोमेस्टिक वर्कर मोस्टली पैदल जाते हुए लेडीज एक घर से दूसरे घर, शी इज ऑल्सो बियरिंग द ब्रंट ऑफ हीट वेव्स, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स दे आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ हीट वेव्स। बट जो अर्बन एलिट्स हैं हमारे, मतलब जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, उन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है, एक तरह की साइकिल शुरू हो जाती है कि आप अपने एसी या अपने ऑफिस घर में रह रहे हो, ठीक है, आपको जो चाहिए आपने होम डिलीवरी मंगा लिया, आपको बाहर जाना है आपने सीधे कैब बुक कर ली। तो टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऐसी साइकिल में फंसा दिया है जहां पे हम अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, और जो बाहर एग्जैक्टली रीजन है हीट वे गर्मी बढ़ने का, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो मार्जिनलाइज लोग हैं इनके पास वो लिबर्टी नहीं है लाइफ में कि ये भी कंफर्ट में काम कर सके। और जब भी जैसे कोविड जैसी बीमारी आई, ठीक है, सभी पे इंपैक्ट हुआ, अमीरों पे भी हुआ, मिडिल क्लास पे भी हुआ, तो सरकार ने सीरियसली लिया। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस उसे माना जाता है पुअर मैन डिजीज, तो उस पर कभी सरकार ने इतने सीरियस एक्शन नहीं लिए जितने की कोविड पर लिए। वर्ल्ड ओवर की बात है, ठीक है। तो हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शन को जो चीज अफेक्ट कर रही है उस पर ना मीडिया ध्यान देता है ना सरकार उतना ध्यान देती है। लेकिन अभी अगर ये मिडिल क्लास को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, अपर मिडिल क्लास को करेगा, तो सबका ध्यान जाएगा उधर। जैसे एयर पोल्यूशन जब दिल्ली में ज्यादा होता है तो वो फिर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को भी इंपैक्ट करता है, तो सरकार सीरियस हो जाती है। लेकिन जब ये हीट है जो कि डिलीवरी बॉयज, ऑटो ड्राइवर्स टाइप के लोगों को इंपैक्ट कर रही है, मार्जिनलाइज लोगों को, तो सरकार का या मीडिया का उसमें ध्यान नहीं जाता। This is the reality. Next is poor urban planning remains unchecked in because the privilege is less affected. अपने एसी वगैरह कंफर्ट में, ठीक है, एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट में डोर स्टेप सर्विसेज मिल रही हैं आजकल, राइड हीलिंग एप्स आ गई हैं, सीधे घर से पिक करती हैं,
उसमें भी आप एसी में बैठते हुए जाते हो. सो आवर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इकोसिस्टम इज क्रिएटिंग ए कंफर्ट ट्रैप. ओके, इट्स यूजिंग द वर्ड ट्रैप बिकॉज इट रिड्यूसेस आवर मोटिवेशन टू एंगेज विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जब गर्मी हद से ज्यादा होती है, वन आप रात के 8 बजे 9 बजे भी डिनर के बाद वॉक नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में बिल्डिंग से नीचे उतर के, बिकॉज इट्स रियली ह्यूमिड, इट्स रियली हॉट. So the insulation of the upper classes from the external environment has profound implications for urban governance and local economy. When the privileged encounter issues such as poor public service, जैसे अगर मेट्रो में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो सरकार सीरियस लेगी क्योंकि उसे मिडिल क्लास लोग यूज कर रहे हैं. बस सर्विसेज खराब होंगी, सरकार इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पुअर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है. इश्यूज सच एज पुअर पब्लिक सर्विस, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेस्ट रूम्स नहीं बने हुए हैं या ऐसे ट्री प्लांटेशन नहीं किया गया है कि इंसान गर्मी में उधर रेस्ट कर सके पेड़ के नीचे. ठीक है. या पानी पीने की व्यवस्था, हाइड्रेशन की फैसिलिटीज नहीं है. तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज प्रॉब्लम्स ऑफन गेन मीडिया अटेंशन ओनली जब प्रिविलेज लोगों को ऐसे इशू फेस करने पड़ते हैं तब. ठीक है. जैसे फ्लैश स्टॉर्म आया था दिल्ली में, अभी बाढ़ आई थी. ठीक है. तो वो सब पे असर पड़ा था तो मीडिया में उसकी ज्यादा रिपोर्टिंग हुई. बट हीट वेव से जब इस तरह की चीजें होती है, मार्जिनलाइज्ड लोग ज्यादा सफर करते हैं, तब मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बनती वो चीजें. सिमिलरली पब्लिक स्कूल्स ऑफन लैक रिसोर्सेज. ठीक है. बिकॉज एफ्लुएंट प्रेफर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खराब है, टीचर्स सीरियस नहीं है पढ़ाने को लेकर, बट नो वन केयर क्योंकि जो एफ्लुएंट लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग्स में जाते हैं. सो दे डोंट केयर कि सरकारी स्कूल किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिसीव लेस फोकस फंडिंग बिकॉज एलिट अवॉइड यूजिंग इट. उन्हें वैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए. दे आर नॉट गोना कि हम मेट्रो से डीबोर्ड करेंगे और फिर वॉक करते हुए जाएंगे 5 मिनट, नहीं चाहते हैं, वो अपनी कार प्रेफर करते हैं. तो हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं. व्हाइल हीट वेव फोर्स पीपल इंडोर्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्स दिस बिहेवियर, क्रिएटिंग ए सेल्फ fulfilling prophecy. Worsening urban condition make outdoor engagement unbearable, which further increases reliance on the technology. ओके. तो ठीक थे, इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे. बाकी हम लोग इस हीट वेव्स पर एक प्रॉपर सेशन करेंगे अंडर 20 मिनट सीरीज. ठीक है. क्योंकि मुझे वहां पे आपको रीजन के साथ साथ थोड़े चैलेंजेस और फर्दर स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करना है. Okay. The real challenge lies in breaking free from this comfort trap. We are losing our public spaces and our ability to enjoy outdoor activities due to increasingly frequent extreme weather events. Okay, but इस पे 20 मिनट सेशन होगा, that I assure you, 1-2 दिन के अंदर ही होगा. Scuttling people's right to information. ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की अगर कोई दो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, एटलीस्ट जो मैं मानता हूं या शायद मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट मानते होंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो दो है. 2005 में आया हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है. जिसने गवर्नमेंट को ये बताया कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है पब्लिक की तरफ. पब्लिक अगर आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है तो आपको देनी होगी. दिस इज वन अचीवमेंट. एंड सेकेंड अचीवमेंट वॉज मनरेगा, क्योंकि इसने वहां गांव में बैठे हुए बेचारे लेबर को अथॉरिटी दी कि 100 रुपए पर डे तो आपको सरकार देगी ही, काम भी देगी. तो आप नेगोशिएट कर सकते हो सामने वाले से कि इससे नीचे मैं काम नहीं करूंगा, या तो आप मुझे 100 रुपीज से ऊपर दीजिए तो मैं आपके फार्म में काम करूंगा, अदरवाइज मैं फिर सरकार के पास जाके वहां काम करूंगा. ठीक है. तो ये दो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के. नो व्हाट हैपन इज, मोदी सरकार ने इसमें क्या चेंजेस किए. अब कोई चीज आरटीआई अगर वीक की जा रही है तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं. एक कि आप इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते अपनी गवर्नमेंट की. और दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट इतना परफेक्टली वर्क कर रही है कि कोई करप्शन है ही नहीं. ठीक है. या आपकी गवर्नमेंट ने सारी ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि सब कुछ हमारा तो ट्रांसपेरेंट चल रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही नहीं, हमने सब कुछ दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल भी लोगों ने जब आरटीआई लगाई कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया बताइए और कहां खर्च हुआ, सरकार ने कहा नहीं बता रहे, ये प्राइवेट फंड है, ये पब्लिक फंड नहीं है, ये सेक्शन 8 के अंडर में आता है, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे. ठीक है. तो सरकार ने फिर आरटीआई को वीक करने के लिए दो स्टेप लिए. पहला स्टेप ये लिया कि अपॉइंटमेंट मत करो. 2015 के बाद से हर वक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी वैकेंसी हमेशा रही है. और 2015 से सीआईसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिविल सोसाइटी को कोर्ट ना जाना पड़ा हो अपॉइंटमेंट के लिए. तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुल किया और इन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट किए. अदरवाइज सरकार अपॉइंटमेंट ही नहीं करती जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना लेके आया जाए. ओके. सेकंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अमेंडमेंट की यहाँ पे आरटीआई को वीक करने के लिए. उसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये किया कि नॉट जस्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हुए लोग, यानी कि
chief information commissioner and other information commissioner, but also state information commission में बैठे हुए चेयरमैन और मेंबर्स भी, इनकी सैलरी, इनके टेन्योर, इनके टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ये सब डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसमें जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म कर दी गई। ठीक है, तो यहां से आपने आरटीआई का एक्ट ही वीक कर दिया। दूसरा, एक और चीज इन्होंने की कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसमें इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंसान की प्राइवेसी से रिलेटेड है तो उससे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब ये आरटीआई में ऑलरेडी इसको लेकर एक प्रोविजन था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 3 कंडीशन लगाई गई थी उसके लिए। बट इन्होंने यहां पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कहा कि नो, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल कैन बी विथहोल्डेड। अब प्राइवेसी की बात है तो यार एक सिंपल सी बात है, सपोज इमेजिन ए सिनेरियो दैट आई एम एन ऑफिसर, ठीक है, मैंने कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, ठीक है, मैंने वो प्रोजेक्ट ऐसी कंपनी को दिया है जहां पे भाई मेरे भाई की मैंने कंपनी को दे दिया, और उसने ऐसा माल सप्लाई किया जो कि एकदम घटिया क्वालिटी का है, एकदम घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर सप्लाई किए जो किसी काम के नहीं है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। बट अब ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि हमें इस ऑफिसर के ब्रदर की रिपोर्ट चाहिए, या इसकी कंपनी ब्रदर की कंपनी के साथ इसका क्या कनेक्शन है वो जानना है, या यही जानना है कि ये जो कंपनी जिसको वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया, क्या ये कंपनी में कोई भी ऑफिस पर्सन इस ऑफिसर से रिलेटिव या फ्रेंडशिप जैसा कुछ था क्या। ठीक है, तो अब ये कह दिया जाएगा कि नहीं, ये तो ये पर्सनल रिलेशनशिप की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, हम नहीं देंगे। बट सच्चाई ये है कि ये पर्सनल नहीं है, यहाँ करप्शन हुआ है इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट को वीक किया गया है। RTI Act 2005, one of the most empowering laws for the Indians. It is used by citizens to hold power to account. Government are scuttling the RTI Act by not appointing information commissioners crumble under the weight of mounting backlogs। और इतने बैकलॉग्स हो चुके हैं कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अपॉइंट भी किए जा रहे हैं ना ऑफिसर, दे आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ओनली, जो सरकार के क्लोज है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जहां पे पेनल्टी लगानी चाहिए थी नीचे ऑफिसर्स पे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पे, कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी टाइमली, या अभी तक क्यों पेंडिंग है, तो इन्होंने पेनल्टी लगाई ही नहीं है इन पे। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने ये मान लिया कि वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर सरकार ही नहीं चाहती कि हम कोई काम करें या इन्फॉर्मेशन दें। तो इवन एक ऐसा कल्चर बना दिया गया है इसमें कि और ज्यादा पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और ये पूरा सिस्टम अपनी ही वेट के अंडर में क्रम्बल हो रहा है। लाखों एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। इनफैक्ट कई बार काफी सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ भी हुई है, उन पे अटैक भी हुए हैं, और हैरेसमेंट, थ्रेटन, ये सब कुछ किया गया है। तो ये कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट इज 7 out of 29 information commissions were defunct for varying periods of time last year, such as झारखंड, त्रिपुरा एंड सो ऑन। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेट लेवल पर, वो काम ही नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं किया गया। इवन हमारे मध्य प्रदेश में अपॉइंटमेंट नहीं किया गया कई साल से। Many information commissions were found to be functioning without adequate number of commissioners despite large backlogs। वैकेंसी रखी जाती है, कई बार तो चीफ कमिश्नर को ही अपॉइंट नहीं किया गया, बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर छोड़ ही दो, ठीक है, जो अदर 10 होते हैं। Since May 2015, now focus on this point. Since May 2015, not a single information commissioner has been appointed to the Central Information Commission by central government without citizens having to approach court। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है आपको ये बोलने के लिए कि गवर्नमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, तब जाके सरकार अपॉइंट करती है। 8 out of 11 posts are vacant in Central Information Commissioner, that is chairman plus 10 other members। ठीक है, टोटल 11 में से 8 अभी भी वैकेंट पड़ी हुई हैं। सरकार चाहती ही नहीं है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ठीक से काम करे, क्योंकि सरकार इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहती। The power of direct disclosure of information which the government find inconvenient। ये जो डायरेक्ट डिस्क्लोजर, जो कि ये प्रोविजन रखा गया था कि जितना हो सके इंफॉर्मेशन आप पहले डिस्क्लोज कर दो, ताकि पब्लिक को यहाँ के एप्लीकेशन लगानी ही ना पड़े। More than 4 lakh appeals and complaints are pending in the Information Commission across India। In 2023, now observe this, note down this Supreme Court observation, क्योंकि यही आपके कंक्लूजन बनेगा इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो। In 2023, Supreme Court noted that failure to fill vacancies is leading to a situation where the right to information, which is recognized under the Act of Parliament, becomes a dead letter।
अगर आप वैकेंसी से फिल नहीं कर रहे हो तो ये पूरा जो आरटीआई का एक्ट था ये एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा बस। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और यही आपका कंक्लूजन बनेगा। इवन जब अपॉइंटमेंट किए भी जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द अपॉइंटीज आर ईदर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पीपल हु एंजॉय पॉलिटिकल पैट्रोनेज, यानी कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग। दे आर ऑफन रिलक्टेंट टू एक्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी लॉ। अब नीचे बैठा हुआ अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगाते। 95% ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए थी नीचे बैठे हुए ऑफिसर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करने के लिए, लेकिन इन्होंने इंपोज नहीं की पेनल्टी। सो दिस फेलियर send a signal that violating the law will not invite serious consequences and this destroys the basic framework itself. रिग्रेसिव अमेंडमेंट किए गए जैसे 2019 में, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड ऑपोजिशन पार्टीज, the amendments which dealt a blow to autonomy of information commission by empowering the central government, okay, central government के पास पावर आ गई है अब to determine the tenure, salaries, पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो सरकार नहीं चाहती तो क्या होगा, उसकी पेंशन पे असर पड़ सकता है क्योंकि सेंटर डिसाइड करेगी, उसके पोस्ट रिटायरमेंट एंटाइटलमेंट पे असर पड़ सकता है क्योंकि सेंटर डिसाइड कर रही है। राइट, तो इस तरीके से आपने जो इस पूरे एक्ट के अंडर में ऑटोनमी थी कमीशंस के पास वो ऑटोनमी खत्म कर दी। 2019 के अमेंडमेंट दे आर रियली रिग्रेसिव अमेंडमेंट। ठीक है, तो जितने भी मोदी भक्त हैं या जो बीजेपी भक्त हैं उनको समझना चाहिए कि सरकार कहां सही कर रही है और कहां पे गलत कर रही है। जहां सही है वहां उसको सही भी कहना चाहिए, लेकिन जहां गलत है वहां गलत कहने की भी जरूरत है। सिमिलरली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, यहां पे एक एक्सप्लिसिट प्रोविजन इंक्लूड किया गया टू अमेंड द आरटीआई लॉ टू एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है, ऑल पर्सनल। अब मैं ऑफिसर हूं, मैं अपने ही एक कंपनी को ऑर्डर देता हूं सरकार का, अब इनडायरेक्टली वो कंपनी मेरे ही भाई की है। ठीक है, मतलब मैं अपनी फैमिली में बेनिफिट दे रहा हूं एक तरीके से। बट ये इन्फॉर्मेशन अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आएगा तो मैं क्या कहूंगा, नो इट्स माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको नहीं दी जाएगी, डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। हालांकि आरटीआई एक्ट में ऑलरेडी प्रोटेक्शन थी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अंडर सेक्शन 81J, बट उसने सिर्फ 3 ग्राउंड पे प्रोटेक्शन दी थी। फर्स्ट इज कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इट हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि ये ऑफिसर इस तारीख को कहां पर था, ठीक है, इंडिया से बाहर था तो कहां था, तो ये देखिए ये किसी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम डिनाई कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सॉर्ट सच दैट इट वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब अगर मैं कहां था पिछले मंथ या कोई सरकारी अफसर कहां था, ये उसकी प्राइवेसी पे अनवारंटेड इन्वेजन हो रहा है। ठीक है, ये किसी सरकार के काम से लेना देना नहीं है। थर्ड इज इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉज सेटिस्फाइड दैट देर इज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइड डिस्क्लोजर। या तो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है वही ये डिसाइड कर ले कि यार इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बेवजह की, इसको डिनाई किया जा सकता है। तो 3 केसेस में हम प्राइवेसी वैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे इनकी, बट आपने कह दिया कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज अंडर दिस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इट अमेंडेड सेक्शन 81J जो आरटीआई में था टू एक्सपैंड इट्स परव्यू एंड एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट and it also deleted a key provision in the law which gave citizens a right to information at par with member of parliament and member of legislative assembly। ठीक है, यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट को उतनी ही पावर दे दी गई थी जितनी कि एमपी और एमएलए के पास होती है जब वो हाउस के फ्लोर पे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है सरकार से। वो मांग सकते हैं एमपी एमएलए, लेकिन जनता को मांगने का अधिकार इन्होंने छीन लिया है। So according to Transparency International, nearly 100 people have been killed for using RTI Act। ठीक है, thousands have been assaulted, threatened, slapped with false cases। दो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ये 2014 में पास कर दिया गया था। विसल ब्लोअर इज लाइक कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे खराब क्वालिटी दवाइयां ली जा रही हैं और ओवर बिलिंग की जा रही है, 100 रुपए की दवाई 300 रुपए की बताई जा रही है, तो आप विसल बजा सकते हो, यानी कि आप ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, जबकि आप भी उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, बट आपने उस करप्शन के अगेंस्ट वॉइस रेज की। तो ये एक्ट पास कर दिया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, बहुत अच्छा एक्ट था ये, बट मोदी सरकार ने इसमें आके एक अमेंडमेंट किया और उन्होंने क्या कहा कि अगर आप सिर्फ एविडेंस दे रहे हो कि देखिए ये ओवर बिलिंग की जा रही है और घटिया क्वालिटी के ड्रग्स लिए जा रहे हैं, तो ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं होंगे। ये मोदी सरकार का अमेंडमेंट था, एविडेंस वुड नॉट सफिशिएंट अगर आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। तो सरकार ने कहा कि अगर आप अपना नाम मेंशन करोगे तभी हम इस कंप्लेंट को सीरियस लेंगे, अदरवाइज हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे।
अब एक बात बताइए, कौन मरना चाहेगा? जिस जगह पे नौकरी कर रहे हो वहीं पे आप अपना नाम बता के कंप्लेन फाइल करोगे, करप्शन को एक्सपोज करोगे, तो फिर आरटीआई एक्टिविस्ट इतने तो मारे जा रहे हैं। सत्य प्रकाश दुबे का केस आपको पता ही होगा, उन्होंने एनएचएआई हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करप्शन एक्सपोज किया था अटल जी की सरकार के टाइम। ठीक है, ही वॉज शॉट डेड एट पटना रेलवे स्टेशन। ठीक, तो ये सरकार का बहुत ही रिग्रेसिव अमेंडमेंट था और ये दिखाता है मोदी सरकार कितनी सीरियस है करप्शन को लेके। सो जो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, दिस शुड रीड दीज टू इनिशिएटिव्स एटलीस्ट, कि यहाँ पे सरकार ने आरटीआई एक्ट भी किया और विसल ब्लोअर एक्ट में इन्होंने कभी कोई अपॉइंटमेंट की ही नहीं, इन्होंने कोई रूल्स ही नहीं बनाए उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ओके, तो दिस वाज अ गुड आर्टिकल, बट ये इतना क्रिटिकल था कि सरकार यूपीएससी से अभी के दौर में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे ये पूछेगा कि 2019 की जो अमेंडमेंट है आरटीआई में उनको एग्जामिन कीजिए, नहीं पूछेगा, बट आपको पता तो होना चाहिए। नेक्स्ट इज वायनाड में हम लोग एक्स बैंड रडार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज, पहले तो एक्स बैंड के बारे में चलिए बेसिक से चलते हैं। पहले डॉपलर इफेक्ट जानिए। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई क्लाउड है, ठीक है, ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पर रडार। अब ये कैसे रीड करता है इसको कि क्लाउड मूव किस तरफ कर रहा है? ठीक है, ये यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा रेडियो वेव के थ्रू, और फिर ये सिग्नल के बीच का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर क्लाउड इधर मूव कर रहा होगा तो ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, उधर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। इसी के थ्रू ये सारी चीजें एग्जामिन करता है कि कहाँ पर कितनी बारिश होने के आसार है। दूसरा, जो एक्स बैंड होता है ये ज्यादा बेटर क्लैरिटी हमें दे सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम लोग सॉइल के बारे में पता लगा रहे हैं कि यहाँ की सॉइल कितनी फिकल है, कितनी जल्दी ये मूव कर जाएगी अगर यहाँ पर एक हद से ज्यादा बारिश होती है तो। ठीक है, तो वायनाड में अभी जो हुआ उसके बाद यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है कि एक्स बैंड रडार लगाए जाएंगे इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो हाउ दिस रडार वर्क्स? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है रडार का। ये यूज करता है रेडियो वेव्स को टू डिटरमिन द डिस्टेंस, द वेलोसिटी यानी कितनी तेजी से वो बादल इधर आ रहा है या उधर जा रहा है, एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द डिवाइस। वेदर वेदर रडार, इन्हीं को हम डॉपलर रडार भी कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स एज देयर सोर्स मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लिसनर। ओके, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। अब इसी में पल्स की जब बात कर ली जाती है, पल्स डॉपलर रडार कैन मेजर द इंटेंसिटी, यानी कि रेनफॉल कितनी इंटेंसिव होगी, कितनी ज्यादा तेजी से आएगी, जैसे कहते हैं कि वह बहुत धुआंधार वर्षा की संभावना है, right? तो वो इंटेंसिटी मेजर करते हैं हमारे पल्स डॉपलर रडार। ओके, रेनफॉल बाय एमिटिंग द रेडिएशन इन पल्सेस एंड ट्रैकिंग हाउ ऑफन दे आर रिफ्लेक्टेड टू द रिसीवर। यानी कि आपने इशू की रेडियो वेव और वो कितनी तेजी से बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, वो बताता है कि कितनी इंटेंसिटी से बारिश होने की यहाँ पे संभावना है। एक्स बैंड रडार, ठीक है, डॉपलर रडार रिलाय करते हैं राले स्कैटरिंग पे। A radar trying to see smaller particles like rain droplets or fog will need to use radiation of lower wavelength, that is X band. सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि X band radars have relatively shorter range, okay, as compared to others. In Wayanad, a new radar is expected to be able to monitor the movements of particles such as soil to inform landslide warning. ओके, तो यहां पर हम लोग एक्स बैंड में ही इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक तो शॉर्टर रेंज है, बट एट द सेम टाइम ये जो हमें इमेज देता है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की देता है। तो जब हम इसकी सॉइल पे यूज करेंगे तो ये हमें बेटर बता पाएगा कि यहाँ की जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है या हो सकती है, ठीक है, ताकि हम लैंडस्लाइड को जल्दी प्रिडिक्ट कर पाए। ओके, अब इसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें और ज्यादा रडार नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी पूरे इंडिया में, हिमालयन स्टेट्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। एक्स बैंड रडार नेटवर्क जो कि अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज देता है लेकिन वेवलेंथ क्या है इसकी? शॉर्टर। एक्स बैंड रडार नेटवर्क, इंडिया हैज बोथ विंड फाइंडिंग एज वेल एज स्टॉर्म डिटेक्टिंग रडार्स, एंड कंट्री हमारी कंट्री में एस बैंड रडार भी यूज होते हैं जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन में यूज होते हैं। एक्स वाला शॉर्ट और एस वाला लॉन्ग। इंडिया सेट टू हैव 56 एडिशनल डॉपलर रडार इन फ्यू इयर्स, ये सरकार ने कहा था, और इसके लिए इन्होंने 2000 करोड़ रुपए क्लियर भी किए अंडर मिशन मौसम, जिसके नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए थे। मिशन मौसम डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है चीजें, मिशन मौसम या मिशन सागर ये कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये आपके फॉर्डर पॉइंट का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों लगा रहे हैं और ज्यादा डॉपलर रडार्स क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम बेटर प्रिडिक्ट कर सकें रेनफॉल इंटेंसिटी को, हम बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें सॉइल की मूवमेंट को, लैंडस्लाइड्स रोकने के लिए। और ये इसी के लिए हमने 2000 करोड़ रुपए का मिशन मौसम लॉन्च किया है टू अपग्रेड द मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, जिसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे 60 मेट्रोलॉजिकल रडार अंडर 2026। बस ये
इतनी सी बात है जो इस पूरे आर्टिकल से आपको अपने आंसर में यूज करनी है। सी न्यूज एनालिसिस नॉट लाइक कि क्या बता रहे हो क्या नहीं, द थिंग इज कि जब तक आपको ये ना बताया जाए कि इसको कहाँ कैसे यूज करना है, वो जरूरत है आपको। न्यूज डिस्कशन करना वो तो एक लेमन आदमी भी सुन सकता है, बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये जानना है कि इस न्यूज को, इस इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ यूज करूं। The government has started the process to procure and install 10 X-band Doppler radar to improve weather forecasting in the northeast states and Himachal, Lahore and Spiti district. इसके अलावा हम लोग निसार भी लॉन्च करने वाले हैं, नासा और इसरो मिलके करेंगे इसको। इट विल यूज रडार इमेजिंग टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन मैप ऑफ अर्थ लैंड मास। ठीक है, तो यहाँ पर दो बैंड के रडार यूज होंगे, एल बैंड रडार जो नासा बनाएगा, एस बैंड रडार यानी कि लॉन्ग रेंज वाला जो कि इसरो बनाएगा। एंड टुगेदर दे विल ट्रैक एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन अर्थ वेरियस नेचुरल प्रोसेस, और ये लॉन्च किया जाएगा जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट से। राइट, ओके, तो अच्छा आर्टिकल था, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, बट अल्टीमेटली तो आपको बस यही याद रखना है कि हम लोग डॉपलर रडार के नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं अंडर दी प्रोजेक्ट मौसम। 2000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन भी किए गए, ताकि हम लोग बेटर प्रेडिक्ट कर पाए रेनफॉल इंटेंसिटी को और सॉइल मूवमेंट को। Who get the preferred symbol when there are two faction within a party? ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये सिंबल एलोकेशन किया जाता है अंडर द सिंबल्स ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ठीक है, अब दो फैक्शन अगर यहाँ पे बन गए किसी पार्टी के, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फैक्शन है जो इस पार्टी के सिंबल को यूज कर सकता है ओरिजिनली। ठीक है, जैसे एनसीपी है शरद पवार की, उसका सिंबल हुआ करता था क्लॉक, बट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस क्लॉक सिंबल को दे दिया अजीत पवार के फैक्शन को, और शरद पवार के फैक्शन को नहीं मिला। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन के लिए आप ये क्लॉक सिंबल को फ्रीज कर दीजिए और इनको भी नया सिंबल दे दीजिए, और हमारा तो नया सिंबल है ही ऑलरेडी। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूज है। आपको जानना है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में 3 टेस्ट फॉर्मूला लेट डाउन किया था टू डिटरमिन विच फैक्शन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये 3 क्राइटेरिया में एक था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो वो तो दोनों फैक्शन कहेंगे हमारे एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपना तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं जनता के लिए। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया इज अफेयर एज पर पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों ही फैक्शन को क्लेम कर सकते हैं कि हमने भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया है, हमने भी किया है। तो ये दोनों बहुत ही वीक टाइप के प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन विंग। अब लेजिस्लेटिव मेजोरिटी यानी कि दो फैक्शन में से कौन से फैक्शन के पास ज्यादा एमएलए हैं इन दी असेंबली, और ऑर्गेनाइजेशन विंग यानी पार्टी की जो अलग अलग हेड होते हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट है, इसमें किसके पास मेजोरिटी है। तो वो भी डिटरमिन करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग तो बढ़ गए दोनों ग्रुप में। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए बैठे हैं उनमें से कितने आपके साथ हैं और कितने नहीं, ये डिसाइड करना इजी होता है। ठीक है, और इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो अजीत पवार फैक्शन है उसके पास 51 में से 53 एमएलए में से 41 अजीत पवार के फैक्शन में चले गए थे, और जो शरद पवार हैं उनके पास हार्डली रह गए थे 12। ठीक है, तो इसी बेसिस पर अजीत पवार फैक्शन को मान लिया गया कि यू आर द रियल एनसीपी पार्टी, और आपको सिंबल दिया जाता है क्लॉक का। मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर सपोर्टेड द अजीत पवार फैक्शन। इसका पूरा क्या प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस पे मैंने थोड़े दिन पहले ही आपके साथ 20 मिनट सेशन में डिस्कस किया है, इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड सो ऑन, और इलेक्शन कमीशन के पास कितनी अथॉरिटी है इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करने की विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो वो हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। Neither India nor Pakistan has asked for bilateral meeting at SCO. SCO समिट जो होने वाला है इसके रिस्पेक्ट में हम ऑलरेडी मेंस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू SCO एज ऑफ नाउ, जब तक कोई नई चीज निकल के नहीं आती। यूएस सेंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ट्रूप्स टू इजराइल। अब यूएसए ने अपना 3rd मिसाइल सिस्टम भेजा है इजराइल को, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया मिसाइल से इजराइल पे। अब इजराइल तैयारी कर रहा है रिटेलिएट करने की। अब न्यूज ये है अंदर से कि ईरान को मिसाइल सिस्टम भेजा है रशिया ने। ठीक, अब ईरान इस रशियन मिसाइल का यूज अपने डिफेंस के लिए करेगा सिर्फ, या इजराइल को अटैक करने के लिए करेगा, इस पर डिपेंड करता है कि ये वॉर किस तरफ जाएगी। और इजराइल को बचाने के लिए यूएसए ने अपना 3rd मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी ईरान में डिप्लॉय कर दिया है। ओके, सो अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया और यूएसए खुल के इस वॉर में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। Okay, Israel is widely believed to be preparing a military response to Iran's October 1st attack when it fired roughly 180 missiles into Israel. Okay, so ये वॉर बढ़ती जा रही है, एंड
आई रियली विश कि इंडिया पाकिस्तान इसमें कभी इन्वॉल्व ना हो, जो कि होने की पूरी उम्मीद है। एक साइंस का आर्टिकल और है, और अच्छा आर्टिकल है इनफैक्ट, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। एक है प्रिसीशन मेडिसिन, ठीक है, दैट इज एकदम टारगेटेड मेडिसिन। अगर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने जाना है तो उसी को डिस्ट्रॉय करना है सिर्फ, ठीक है। उसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करेंगे कि ये प्रिसीशन हो, बिल्कुल हेल्दी सेल को डैमेज ना करे। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है, प्रिसीशन मेडिसिन के लिए, बहुत सारा डेटा, यानी कि एक तरह से बायो बैंक। बहुत सारे ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल, ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। उन पे अलग अलग मेडिसिन टेस्ट की जाएगी फॉर प्रिसीजन थेरेपी। ओके, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यहां पर ये डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, किस हद तक एक्सेस कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट में कोई लॉ होना जरूरी है। यूरोप, यूएसए, चाइना, इन सब ने लॉ बनाया हुआ है, बट इंडिया ने बायो बैंक को लेकर कोई लॉ इनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब तक हम इस लॉ को इनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रिसिशन मेडिसिन में आगे नहीं जा सकते। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। अब चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कलर चेंज करेंगे पहले यहाँ पे। ओके, प्रिसिशन मेडिसिन, इट इज ए पर्सनलाइज अप्रोच, ठीक है। यानी कि जैसी आपकी बीमारी वैसा, जैसे कई बार होता है कि किसी को टीबी रहा हो, उनके दादाजी दादी जी को, तो कई बार वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी आपकी बीमारी होगी, जैसे आपकी जेनेटिक्स में कुछ होगा, या आपकी फैमिली हिस्ट्री रहेगी, उस हिसाब से हम एक पर्सनलाइज अप्रोच ले सकते हैं, है आपकी हेल्थ के लिए, यूटिलाइजिंग योर जेनेटिक डेटा टू टेलर ए ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली फॉर यू, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो रही है हमें, जेनेटिक डेटा की, राइट। ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी जाकर हम प्रिसीजन थेरेपी आपके लिए डेवलप कर पाएंगे। दिस फील्ड गेन मोमेंटम विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड हैज एडवांस विद जीन एडिटिंग, एमआरएनए थेराप्यूटिक्स एंड स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल रिसर्च मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एड्स में क्योर किया गया इसका, ठीक है। इसका यूज करके ही 3 एड्स के पेशेंट को ठीक किया गया। एमआरएनए वैक्सीन अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया, जब इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, right? In India, precision medicine is expected to grow at a CAGR of 16% and is estimated to be worth $5 billion by 2030. ठीक है, तो ये बात हुई प्रिसीजन मेडिसिन की। नेक्स्ट इज नीड फॉर बायोबैंक लॉस। अब क्योंकि हमें जेनेटिक डिटेल्स चाहिए, आपके डीएनए सैंपल्स चाहिए, आपके ब्लड टेस्ट चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें एक बायोबैंक लॉ की जरूरत पड़ेगी। पहले बायोबैंक्स होते क्या है, ये दे आर द रिपोजिटरीज ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज योर ब्लड or your DNA, which is critical for developing precision medicine. Okay. अब ये तभी यूजफुल होंगे बायोबैंक्स जब हमारे पास एक लार्ज एंड डाइवर्स डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जेनेटिक पैटर्न्स अक्रॉस आवर पॉपुलेशन, और हम और ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप कर पाएंगे, okay. बट विदाउट प्रॉपर बायोबैंक रेगुलेशन, only a small section of society may benefit from precision medicine advancement. चैलेंजेस हैं इसमें कुछ, और एथिकल कंसर्न्स भी है। पहला चैलेंज है कि इंडिया में कोई क्लियर रेगुलेशन नहीं है कि हाउ दिस बायोबैंक डेटा विल बी स्टोर्ड एंड हु विल एक्सेस इट और हाउ दे विल बी यूज्ड। तो फर्स्ट थिंग क्या है, इंडिया को जरूरत है इसके प्रॉपर रेगुलेशंस बनाने की, ठीक है। यही आपका फर्दर स्टेप्स हो जाता है। एथिकल कंसर्न्स हैं दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डेटा मिसयूज, या फिर वायलेशन ऑफ पेशेंट प्राइवेसी और इश्यूज ऑफ कंसेंट। मैंने कंसेंट दिया नहीं, लेकिन मेरा डेटा यूज किया गया फॉर रिसर्च और एनीथिंग। So what we need is, we need laws to address these challenges to protect the right of individual, but at the same time we need to ensure equitable access to benefit of this research. ग्लोबल लेवल पर क्या रेगुलेशंस हैं? सो यस, यूएस, यूके, जापान, चाइना, यूरोप, दे हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव बायोबैंक रेगुलेशन दैट कवर इश्यूज लाइक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि मर्जी ली जाए जिसके सैंपल है उससे, प्राइवेसी मेंटेन की जाए उसकी, एट द सेम टाइम उसका डेटा प्रोटेक्ट भी किया जाए ताकि मिसयूज ना हो सके। सो इंडिया नीड टू डेवलप सिमिलर फ्रेमवर्क्स to ensure ethical handling of biobank data and promote the growth of precision medicine. दिस इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अराउंड बायोबैंक, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम अपने आप को, ओके, दिस विल अलाउ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रिसर्चर्स इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल मेडिकल एडवांसमेंट। अगर हम अपना डेटा ही नहीं एक्सेस करने देंगे रिसर्चर्स को, तो वो कुछ आगे डेवलप कर भी नहीं पाएंगे, कोई थेरापेटिक्स, कोई प्रिसिशन मेडिसिन। Okay. With proper biobank laws, Indian researchers can access
global data sets which will enhance innovation and discovery in precision medicine, and at the same time ये एक opportunity भी है इंडिया के लिए for the leadership role in this new emerging field. India has chance to establish itself as a leader in precision medicine by setting strong regulation and fostering international collaboration in biobanking and related research. ओके, सो यहाँ पे हमारा न्यूज एनालिसिस खत्म होता है, बट ऊपर जितने भी छोटी छोटी चीजें निकली थी जैसे SFIO, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर ST या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको दोबारा पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, लेकिन प्लीज वहां पे एक्टिव रहिए। बाकी रिवीजन सीरीज में तो मैं ये सब चीजें आपके साथ करूंगा ही, एंड आज आपके साथ लॉन्च कर दिया गया है हिस्ट्री का मॉड्यूल भी, ठीक है, और जल्द ही साइंस टेक का मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि हम लोग करंट अफेयर में जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लेंगे उतना बेटर होगा हमारे लिए, ताकि हम फिर जनवरी से अपने स्टैटिक्स सिलेबस के एक क्विक रिवीजन को कवर कर पाए अलोंग विद as many MCQs as possible. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.